नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो प्रश्न लेकर आए हैं वो करंट अफेयर्स के हैं। तो आज हमारे कुल प्रश्न जितने भी हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और ये जितने भी प्रश्न आज हम आपको सॉल्व कराएंगे या फिर उन पर चर्चा करेंगे वो सभी के सभी यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो जो जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक जितने भी यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जाम्स हुए हैं उसमें जितने भी करंट अफेयर पूछे गए हैं उन सबको हमने एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है। उसी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे एक चीज आप लोगों को फायदा होगा कि आप लोगों को एक डेमो मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से और कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इन प्रश्नों पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 मिशन है। सूची 2 प्रक्षेपण तिथि किस दिन ये लॉन्च हुआ था। तो ए चंद्रयान 3, बी आदित्य L1, सी इनसैट 3DS, डी RLV LEX 01। तो ये कूट का है मैच दी फॉलोइंग जो हमेशा बोलते हैं हम आप लोगों को कि सुमेलित से प्रश्न आते ही आते हैं, वो चाहे करंट हो चाहे जीएस का हो, कुछ ना कुछ सुमेलित तो पूछेगा ही। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, ये वन लाइनर में भी आ सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है पेपर की कैसे पूछ दे, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को। आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था। तो ये हुआ था 2 सितंबर 2023 को। इनसेट 3DS 17 फरवरी 2024 को। RLV LEX 01 ये कब हुआ था। तो 2 अप्रैल 2023 को। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि ए का 3 है, फिर 3 के बाद यहाँ ऐसे लिख लेंगे तो भी बहुत इजी हो जाता है। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो इसके आधार पे हम मिलाएंगे 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। पहली बानू मुश्ताक, 2 दीपा भस्ती, 3 संजय चौहान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन जीता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बानू मुश्ताक, दीपा भस्ती, ये दीपा भस्ती या फिर कहीं कहीं पे भास्ती भी लिखा हुआ इनका नाम आ रहा है। तो अगर एग्जाम में भास्ती लिखे या भस्ती तो आप लोग समझ जाइएगा कि दीपा भस्ती की बात की जा रही है। तो और फिर संजय चौहान, तो इन तीनों में से अंतरराष्ट्रीय 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती। जो बानू मुश्ताक है इनकी एक बुक है, कन्नड़ बुक है, कन्नड़ में लिखी गई बुक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प बुक कौन लिखा है। तो वो लिखी है बानू मुश्ताक। ये कन्नड़ बुक है, कन्नड़ में लिखी गई है हार्ट लैम्प। और इसी हार्ट लैम्प बुक का अनुवाद की है दीपा भास्ती। तो इन्हीं दोनों लोगों को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 3, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। पहला रूस, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा मंगोलिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 2 और 3, बी केवल 3, सी 3 और 4, डी केवल 1। तो यहाँ पूछा है कि मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 के बारे में कि भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो किसके बीच आयोजित किया गया था खंजर 12।
तो इसका सही उत्तर होगा किर्गिस्तान। ये जो किर्गिस्तान है तीसरे नंबर पे, इसके बीच में और भारत के बीच में खंजर 12 जो था वो आयोजित किया गया था। तो देखेंगे केवल 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए। दूसरा, इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, ऑप्शन ए केवल 2, बी एक और दो दोनों, सी न तो एक नहीं दो, डी केवल एक। तो जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संदर्भ में है। तो जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो कुल 24 भाषाओं में मिलता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कितने भाषाओं में मिलता है? तो कुल 24 भाषाओं में। लेकिन यहाँ जून 2025 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। तो पहला कूट है कि युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए। तो इस बार जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार घोषित किया गया वो 23 भाषा में ही घोषित किया गया है, तो ये सही है। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसलिए ये दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। बाकी डोगरी में तो कोई युवा पुरस्कार नहीं। हिंदी में किसको मिला है ये हम जान लेते हैं, हो सकता है कि पूछ दे हिंदी से जो बच्चे जुड़े हुए हैं कि हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है। तो ये मिला है डॉक्टर पार्वती तिर्की को। किसके लिए मिला हुआ है? तो एक काव्य संग्रह है इनका फिर उगना, काव्य संग्रह है फिर उगना। इसके लिए डॉक्टर पार्वती तिर्की को हिंदी का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पद्म विभूषण क्षेत्र 2025, सूची 2 विजेता 2025। तो ए व्यापार और उद्योग, बी साहित्य और शिक्षा, सी दवा, डी कला। तो ये पद्म विभूषण क्षेत्र में व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में किसको मिला है, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में किसको मिला है, दवा के क्षेत्र में किसको मिला है, कला के क्षेत्र में किसको मिला है, उसके आधार पे इसको सुमेलित करना है। तो व्यापार और उद्योग में मिला है श्री ओसामू सुजुकी को, और साहित्य और शिक्षा में किसको मिला है? तो वो मिला है श्री एम.टी. वासुदेवन नायर को। दवा के क्षेत्र में किसको मिला है? तो वो मिला है श्री डी नागेश्वर रेड्डी को। और कला के क्षेत्र में किसको मिला है? तो श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। तो ए का होगा 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन में हम मिलाएंगे कि कौन किस में है, तो 2 3 4 1। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 2 3 4 1। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? पहला नताशा ब्राउन, दूसरी किरण देसाई, तीसरी नीलांजना एस रॉय, चौथी रजनी चौहान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, ऑप्शन ए 2 और 3, बी केवल 3, सी 3 और 4, डी केवल 1। तो भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है कौन? तो वो है नीलांजना एस रॉय। तो केवल 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। तो नीलांजना एस रॉय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। ये आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है? पहला बहराइच, दूसरा चंदौली, तीसरा श्रावस्ती।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो उत्तर प्रदेश से यूपी से रिलेटेड ये करंट अफेयर है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, ये हम ध्यान देंगे कि 2023 के अकॉर्डिंग है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो होगा चंदौली और श्रावस्ती, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो है सोनभद्र। यूपी में सबसे ज्यादा अगर ज्यादा क्षेत्रफल पे अगर वन है तो वो है पहले नंबर पे सोनभद्र है। अगर मान लीजिए कभी ऑप्शन में दे तो सोनभद्र को भी हम लगाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा यूपी में यही है। यहाँ पे कुल कितना प्रतिशत है? तो 36.77%। बाकी चंदौली में कितना प्रतिशत है? तो ये है 21.63%। श्रावस्ती में 20.95%। तो इतना क्षेत्रफल चंदौली में 21.63%, श्रावस्ती में 20.95% इसके कुल क्षेत्रफल पर वन है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा 2 और 3, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? पहला आयुष मंत्रालय, दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, चौथा जनजातीय कार्य मंत्रालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी केवल 1। तो यहाँ पूछा है जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ, तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल 4 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। इन सब के द्वारा नहीं किया गया, ये सिर्फ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये जो पहल है एक उत्तरदायी शासन पहल, ये शुरू की गई किसके द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई? पहला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दूसरे केंद्रीय जल आयोग, तीसरा केंद्रीय भूजल बोर्ड। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल 3 केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई थी। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024 से 25 जारी की गई? पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है कि किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024 से 25 जारी की गई? तो ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये की गई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। तो देखते हैं किसमें है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा केवल 1 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये जारी की गई थी। प्रश्न नंबर 11, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? पहला बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा श्रीलंका, चौथा मलेशिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी केवल 1। तो जो ऑपरेशन ब्रह्मा है वो किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? तो वो था म्यांमार को। तो
केवल 2 जो होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। म्यांमार को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था मार्च 2025 में। क्यों? क्योंकि यहाँ भूकंप आ गया था और काफी यहाँ हानि हुई थी। तो भूकंप आने की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ बहुत विनाशकारी भूकंप था, तो इसलिए भारत से ऑपरेशन ब्रह्मा नाम का एक मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो उसी का है कि म्यांमार के लिए चलाया गया। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 इसमें दिया है पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी और 2025 में विजेता। तो ये श्रेणी है पुलित्जर पुरस्कार, किस किस श्रेणी में किसको किसको मिला है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मैच करना है। तो फिक्शन के क्षेत्र में किसको मिला है? तो पर्सिवल एवरेट को। संगीत के क्षेत्र में सुसी इबारा को। और जीवनी के क्षेत्र में तो जेसन रॉबर्ट्स को। बाकी ड्रामा और नाटक के लिए तो वो मिला है ब्रेडेन जैकब्स जेनकिंस को। तो फिक्शन के लिए पर्सिवल एवरेट, संगीत के लिए सुसी इबारा, जीवनी के लिए जेसन रॉबर्ट्स और ड्रामा या नाटक के लिए तो ब्रेडेन जैकब्स जेनकिंस। तो 4 3 1 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये है ऑप्शन सी में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? ऑप्शन ए ड्रैगन, बी डिस्कवरी, सी कोलंबिया, डी चैलेंजर। तो 2025 में मार्च में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर सुनीता विलियम की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? तो वो हुई ड्रैगन पे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वर्ष प्रश्न नंबर 14, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को किसकी खोज के लिए दिया गया? ऑप्शन ए राइबोसोमल आरएनए, बी माइक्रो आरएनए, सी ट्रांसफर आरएनए, डी मैसेंजर आरएनए। तो किसके लिए दिया गया? तो वो दिया गया ऑप्शन बी माइक्रो आरएनए के लिए। प्रश्न नंबर 15, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? ए सरबजोत सिंह, बी अमन सहरावत, सी अक्षदीप सिंह, डी डीटी क्रूज। तो किसको प्रदान किया गया? तो वो अमन सहरावत को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? ऑप्शन ए कबड्डी विश्व कप, बी क्रिकेट विश्व कप, सी हॉकी विश्व कप, डी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। तो 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था? तो वो आयोजन जिस विश्व कप का किया गया था वो कबड्डी विश्व कप था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कबड्डी विश्व कप। इसमें भारत ही जीता था। भारत के महिला पुरुष दोनों वर्गों में कबड्डी विश्व कप दोनों भारत ही जीता, महिला और पुरुष दोनों वर्ग का। तो अगर मान लीजिए पूछता भी है कि कबड्डी विश्व कप में विश्व कप कौन जीता, कौन सा देश जीता, तो अगर महिला वर्ग रहे चाहे पुरुष वर्ग रहे दोनों ही भारत जीता था। प्रश्न नंबर 17, भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए समुद्रयान, बी डाइव इंडिया, सी वरुणयान, डी विक्रमादित्य। तो भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है समुद्रयान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18,
2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शन ए बर्मिंघम, यहाँ बर्मिंघम लिखा हुआ है लेकिन बर्मिंघम होता है। बी मेलबर्न, सी हैमिल्टन, डी ग्लासगो। तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो वो होगा ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। प्रश्न नंबर 19, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ताइवान, डी जर्मनी। तो अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो वो ताइवान में किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? ए अन्नू रानी, बी डी गुकेश, सी वतिका अग्रवाल, डी सुखजीत सिंह। तो 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो वो डी गुकेश को मिला है। ये किस खेल से जुड़े हैं? तो चेस से, हिंदी में बोले तो शतरंज से। प्रश्न नंबर 21, सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 7, डी 6। तो सन 2025 में 7 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें कौन कौन है? तो पहले हैं डी एन रेड्डी। इसके पहले भी आपने देखा कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इन लोगों का मैच द फॉलोइंग में था कि किस किस फील्ड से ये लोग थे। यहाँ पे पूछा है कि कितने व्यक्तियों को मिला था। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं। हो सकता है कि ये भी पूछ दे और ऑप्शन में 4-5 नाम दे दे और फिर बोले कि इनमें से कौन लोग थे जिनको पद्म विभूषण मिला। तो पहले हैं डी एन रेड्डी, दूसरे जगदीश सिंह खेहर, जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी, तीसरी हैं कुमुदनी लखिया, चौथे हैं, हमने आपको बताया भी था पिछले मैच दी फॉलोइंग में, ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी। पांचवी शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा जो लोग बिहार से जुड़े हैं आपको पता होगा कि छठ पूजा का गीत गाती हैं जो शारदा सिन्हा, अब ये नहीं रही। ओसामू सुजुकी भी नहीं रही। इन दोनों लोगों को मरणोपरांत मिला हुआ है, ओसामू सुजुकी को, शारदा सिन्हा को, इन दोनों लोगों को। बाकी एक लोग और हैं, उनको एमटी वासुदेवन, एमटी वासुदेवन नायर, इनको भी, इन तीनों लोगों को मरणोपरांत मिला हुआ है। मरने के बाद ओसामी सुजुकी, शारदा सिन्हा, एमटी वासुदेवन नायर, इन तीनों लोगों को मरने के बाद मिला है मरणोपरांत। बाकी बचे 7 में, ये हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 2025 में जो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है वो कौन कौन लोग हैं। तो हमने आपको लिख के भी बता दिया। तो एक बार आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैच दी फॉलोइंग में भी पूछा था कि ये लोग किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पूछ दिया कि कितने लोगों को मिला हुआ है, तो आप लोग नाम भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22, वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रिस्क संगणना, बी स्पार्क प्रणाली, सी जी लॉग प्रोसेसर, डी पेंटियम चिप। तो वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम, ये जो विनोद धाम है उनको 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। तो किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो वो है पेंटियम चिप के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23,
भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मिशन लाइफ, बी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, सी स्वच्छ भारत अभियान, डी हरित भारत मिशन। तो भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो मिशन लाइफ की। ये लाइफ, LIFE, मिशन लाइफ की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और लाइफ का जो फुल फॉर्म है वो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं कि अगर मान लीजिए कि लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। प्रश्न नंबर 24, भारत की चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला देश बना। ऑप्शन ए तृतीय, बी द्वितीय, सी चतुर्थ, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत की चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला देश बना। मतलब चौथा देश बना। किस स्थान पर? तो ये बना चौथा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पहले नंबर पे अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का चौथा स्थान है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। तो अगर पूछ दे लाइन से तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का चौथा स्थान है। प्रश्न नंबर 25, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? ऑप्शन ए 7 चरण, बी 6 चरण, सी 8 चरण, डी 9 चरण। तो लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? तो वो करवाए गए 7 चरणों में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी फाल्टा सेज, सी कानपुर, डी बंगलुरु। तो कौन सा निर्यात प्रोसेसिंग एरिया है? तो ये है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, फाल्टा सेज। फाल्टा जो है ये एक जगह है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पास। कोलकाता के पास में फाल्टा नाम की एक जगह है। और ये जो सेज है इसका एक फुल फॉर्म होता है स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फाल्टा सेज क्या है। तो फाल्टा एक जगह का नाम है और सेज जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में बताती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पावर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2024, बी 15 अगस्त 2024, सी 26 जनवरी 2024, डी 26 जनवरी 2025। तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा जीरो पावर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2024 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये जीरो पावर्टी अभियान के पीछे इन लोगों का उद्देश्य क्या था? तो राज्य से गरीबी को खत्म करना। राज्य से गरीबी को खत्म करने के लिए ये जीरो पावर्टी अभियान यूपी गवर्नमेंट चलाई थी। कब? तो 2 अक्टूबर 2024 को। प्रश्न नंबर 28, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ऑप्शन ए 629 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 578 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 653.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यहाँ दिसंबर 2024 के अंत का पूछा हुआ है कि अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये था 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 29, केंद्रीय बजट 2025 से 26 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की? इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। जो लोग मेरा पिछला वीडियो प्रैक्टिस सेट देखे होंगे उसमें ये क्वेश्चन हमने ऐड किया हुआ था। ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र,
सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो वो ये बिहार में। ऑप्शन ए। मिथिला के मखाना को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। आज जो लोग बिहार से होंगे वो लोग आप जानते भी होंगे। प्रश्न नंबर 30, 2025 में खो खो विश्व कप की मेजबानी किस शहर ने की? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, बी डरबन दक्षिण अफ्रीका, सी काठमांडू नेपाल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2025 में खो खो विश्व कप की मेजबानी किस शहर ने की? तो वो नई दिल्ली भारत ने की। और यहाँ जो विजयी टीम हुई वो इंडियन टीम ही थी, महिला और पुरुष दोनों में। महिला और पुरुष दोनों में विजयी टीम कौन सी थी? जो खो खो विश्व कप जीती थी तो वो भारत की ही टीम थी। प्रश्न नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला केंद्रीय जांच ब्यूरो, दूसरा अनुसंधान और विश्लेषण विंग, तीसरा आसूचना ब्यूरो, चौथा प्रवर्तन निदेशालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 2 और 3, बी केवल 3, सी 3 और 4, डी केवल 1। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, केवल 1। तो आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो ये है, प्रश्न नंबर 32, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था? पहला राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो यहाँ पूछा है पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो वो उत्तराखंड में किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी केवल 3 इसका सही उत्तर होगा, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया गया था। बाकी ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके के प्रश्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न अभी तक हमने आपको बताए वो सारे के सारे हमने यूपी लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं से ही उठाए हैं, जो भी पूछा गया है। बाकी हम इसी के आधार पे अपने अगले करंट अफेयर्स के और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। और भी बाकी एक आइडिया तो आप लोगों को मिल ही गया होगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। और हमें जहाँ तक लग रहा है बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद पेपर को, कि अगर यूपीएलटी या जीआईसी जीडीसी में 30 जीएस के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा तो नहीं आएंगे, 10 से कम ही रहेंगे। क्योंकि कुछ-कुछ पेपर में तो हमने देखा कि 150 में से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। तो उसके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मैक्सिमम 5 से 6 आ सकते हैं और 10 से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं जाएँगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है या फिर आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।